Very good morning. I am going to start integration by partial fraction, exercise 7.5. And there are three types of the partial fractions questions. They will be explained one by one. Let's proceed for the theory portion. Integration, exercise 7.5, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है. ठीक है. व्हाट इज partial fraction and how it is used in the question. तो कुछ चीजें आपको समझनी है, तभी आप इन सवालों को, इस टाइप के सवालों को कर सकते हैं. सबसे पहले नंबर 1, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फंक्शंस. देखिए, अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया है f(x) और g(x), दो पॉलिनोमियल दिए हैं. ध्यान दीजिए, अगर कभी भी दो पॉलिनोमियल दिया है, देखिए f(x) और g(x), ये दो पॉलिनोमियल मान लो दिए हैं. तो f(x) एक पॉलिनोमियल है और g(x) एक पॉलिनोमियल, यानी एक दो फंक्शन है जो पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो अगर हम इसको f(x) बाई g(x) लिखते हैं तो ये रेशनल फ्रैक्शन कहलाएगा, वेयर g(x) इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये रेशनल फ्रैक्शन कहलाएगा. f(x) तो आप समझते होंगे, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे लिखा है x² प्लस 4x प्लस 8, तो ये असल में क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही है. इसी तरह से g(x) भी हो सकता है, g(x) भी ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना, x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 7, ऐसे करके. तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऊपर का भी है और नीचे का भी पॉलिनोमियल फंक्शन है. अब अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन न्यूमरेटर हो, दूसरा डिनोमिनेटर हो, तो इसी फॉर्म में जब भी कहीं होता है तो इसको हम रेशनल फ्रैक्शन बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू रेशनल आएगी. ठीक है. अब इस कंडीशन में हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. छोटी क्लास में हमने क्या पढ़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन पढ़े. यहां पर हमें केवल प्रॉपर और इम्प्रॉपर को ध्यान देना है. देखिए, हम छोटी क्लास में क्या पढ़ते थे कि अगर 3/4 लिखा है, अगर ये न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है तो इसको हम क्या बोलते थे, प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको हम क्या बोलते थे, प्रॉपर फ्रैक्शन. अब यहां पर कोई नंबर नहीं है, तो यहां पर पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी f(x) ऊपर है लिखा हुआ है और g(x) नीचे लिखा हुआ है. दो फंक्शन इस तरह से हैं, नीचे ऊपर एक फंक्शन ऑफ x, नीचे g(x), और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है ये 0 के बराबर नहीं है. तो ऐसी कंडीशन में ये प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहलाएगा, ये प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन कब कहलाएगा, इट इज said to be, it is said to be polynomial proper. इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शंस.
फंक्शंस तो नीचे ऊपर लिखा ही है, ये असल में फ्रैक्शन के रूप में यूज हो रहा, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। प्रॉपर, इट इज सेड टू बी प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन इफ क्या डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। डिग्री ऊपर वाले जो न्यूमरेटर का जो फंक्शन होता है और एक नीचे डिनोमिनेटर के एक फंक्शन है, तो जो ऊपर वाला जो फंक्शन होता है उसकी जो डिग्री है, यानी उसकी वेरिएबल की जो डिग्री है वो हमेशा इससे बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है उससे ऊपर वाला जो न्यूमरेटर का फ्रैक्शन है उसका डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए, तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, रेशनल फ्रैक्शन। तो अब अगर मान लीजिए, देखिए यहां पर क्या कह रहा है सवाल में, इफ डिग्री ऑफ, देखिए इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। ये जो है पहला हमारा क्लियर कब हो रहा है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन हम कब बोलेंगे, जब ऊपर की डिग्री यानी एफ एक्स की डिग्री हमेशा नीचे वाली डिग्री से कम हो। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बाई 3x की क्यूब प्लस 4x प्लस 9। तो देखिए इसकी डिग्री 2 है, और इसकी डिग्री किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो इस देखिए ऊपर वाले पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, नीचे वाले पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री पावर क्या है, 3 है, तो यही डिग्री कहलाएगी। ये 3 डिग्री है नीचे वाले पॉलिनोमियल के, ऊपर वाले की 2 है, तो इसकी डिग्री देखिए कम है और इसकी ज्यादा है। तो अगर ऐसे कभी होगा तो वो पॉलिनोमियल प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ये प्रॉपर पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन कहलाएगा, इसको हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं। तो मतलब कहने का ये है, फिर से देखिए एक बार, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए यानी कि जो फंक्शन कभी भी ऐसे दिया हो, एफ ऑफ एक्स ऊपर लिखा है और जी ऑफ एक्स नीचे लिखा है, तो इसकी जो डिग्री है, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रॉपर रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शंस कहलाएगा ये। तो अगर प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर इम्प्रॉपर है, अच्छा देखिए, इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर हो और इक्वल हो देन जी ऑफ एक्स, देन एफ एक्स बाई जी एक्स is called improper rational polynomial फंक्शन। अच्छा, जब ये होगा तो
इसको इंटीग्रेट नहीं किया जाए, ये इंटीग्रेबल नहीं है, ये इंटीग्रेट इसका नहीं किया जा सकता। केवल जो रेशनल, प्रॉपर रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे उन्हीं को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि अगर इम्प्रॉपर होगा तो हम क्या करेंगे। अगर फंक्शन इम्प्रॉपर होता है, रेशनल फंक्शन इम्प्रॉपर होता है, तो हम क्या करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मान लीजिए ये है एफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, क्या है ये माना ये प्रॉपर इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो एक फंक्शन तो जो आएगा, ये मान लीजिए हमने कोई फंक्शन आया फंक्शन ऑफ एक्स, प्लस जो रिमाइंडर आएगा उसको हम रिमाइंडर ऑफ वाला फंक्शन में ऊपर लिखेंगे, और डिवाइजर वाला फंक्शन हम नीचे लिखेंगे। और ये क्या बन जाएगा, ये प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है, और ये भी प्रॉपर हो जाएगा। फिर ये प्रॉपर बदल जाएगा, फिर हम इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। इतना तो काफी है। तो यहां पर इसके लिए दिया, देखो इधर थोड़ा सा इधर भी दिया है, इफ डिग्री ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन डिग्री ऑफ जी एक्स, देन फंक्शन ऑफ एक्स बाई जी एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाएगा। देन डिवाइड, अगर ऐसा है तो एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर दो। तो इसको किस फॉर्म में रूप लिखेंगे हम, एफ एक्स में जब जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक तो जो ये जो है इतनी बार तो डिवाइड हो जाएगा ये, फिर रिमाइंडर को हम ऊपर लिख देंगे फंक्शन बना करके, और जो डिवाइजर है उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। और ये इस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। ये क्या होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला केस क्या होता है, वेन डिनोमिनेटर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप इसको समझ गए तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं हो, सवाल में मतलब इतना सिंपल है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, जी ऑफ एक्स वेन डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेसिबल इनटू नॉन रिपीटिंग लिनियर फैक्टर। देखिए इस बात को समझिए, जैसे कोई फंक्शन लिखा है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे होता है और न्यूमरेटर ऊपर होता है। ये मान लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर का फंक्शन है एफ एक्स और डिनोमिनेटर का फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करें, वेन डिनोमिनेटर्स इज एक्सप्रेसिबल इनटू नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। देखिए लीनियर फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, लीनियर फैक्टर क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये जो इसकी जो पावर है वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, आपको मालूम है, और इसकी डिग्री 1 है, या इसकी पावर आप कह सकते हैं, एक्सपोनेंट कह सकते हो, इंडाइस कह सकते हो। इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है या पावर 1 है। तो जब इसकी डिग्री या वेरिएबल की डिग्री या पावर अगर केवल 1 होगी तो वो लीनियर फैक्टर कहलाएगा। नॉन रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे x माइनस 2 है, ये 4 बार लिखा है, तो x माइनस 2 कितनी बार हो गया ये, देखिए कि x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2, तो देखिए x माइनस 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स रिपीट हुआ। तो ये रिपीटिंग फैक्टर्स है। और ये क्या है, देखिए यहां पर देखिए, ये नॉन रिपीटिंग
देखिए ये x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटिंग क्यों? क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर x माइनस 3 एक बार है तो एक ही बार आ रहा है, x माइनस 3 का 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, x माइनस 4 1 बार आया, x माइनस 5 भी 1 बार आया। तो ये लीनियर फैक्टर्स एक एक बार आए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। अगर ऐसे कभी डिनोमिनेटर में लिखा हो, यानी नीचे न्यूमरेटर ऊपर होता है, नीचे अगर इस फॉर्म में लिखा हो, जैसे x माइनस 2 लिखा है और x माइनस 3 लिखा है, x माइनस 4 लिखा है, इसी तरह से और भी न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए प्रॉपर, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में क्या है? नॉन रिपीटिंग लिनियर फैक्टर्स। नॉन रिपीटिंग का मतलब रिपीट नहीं होगा, लिनियर का मतलब इसकी डिग्री 1 ही 1 होगी, सब फैक्टर जितने भी सब वेरिएबल की डिग्री 1 1 ही होगी, तो ये नॉन रिपीटिंग लिनियर फैक्टर्स होगा। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? देखिए g ऑफ x जो कि डिनोमिनेटर का फंक्शन है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये 1 2 3 और इसे देन वी अज्यूम दैट fx बाई gx को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि अगर कोई फंक्शन ऐसे दिया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए पहला क्वेश्चन है और ये आपको समझ में आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, नहीं तो अभी तो मैं आपको केवल ये फॉर्म पढ़ा रहा हूं, क्या? when denominator is expressible into non repeating linear factors, इसके विषय में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए ये वाला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझेंगे और तब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिन नहीं है। देखिए यहां पर अभी हम इसको देखिए, इस चीज को आप समझिए। देखिए यहां पर लिखा है x बाई x प्लस 1 और x प्लस 2। ये अभी हमें इंटीग्रेशन का साइन हमने नहीं लिया है, हमने केवल इसको लिया। अब आप देखिए, ये पहली बात तो हमें ये चेक करना है कि ये प्रॉपर है कि नहीं। तो आपने देखा कि पावर जो है इसकी डिग्री 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री नीचे वाले की 2 हो जाएगी और ऊपर क्या है? 1 है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए अब आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए नीचे कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं, तो हर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट ऊपर हम लगा दें, a बाई x प्लस 1 ऐसे, प्लस b बाई x प्लस 2 ऐसे लगा दें। देखिए यहां पर 2 लीनियर फैक्टर हैं, तो हमने नीचे 2 लीनियर फैक्टर अलग अलग कर दिया। अगर इसमें 3 होते, 4 होते तो हमें इसी तरह से और भी लिख सकते थे, है ना। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे होते ऐसे, मान लीजिए यहां पर होता x बाई x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, इस तरह से होता। तो हम क्या लिखते हैं? जितने भी नीचे फैक्टर होते हैं सब के लिए कांस्टेंट ऊपर से लगाते जाएंगे। x प्लस 1 एक कांस्टेंट देखिए ऊपर लगा दिया अपनी तरफ से, b बाई दूसरा वाला फ्रैक्शन क्या है? x प्लस 2 है, उसके लिए b लगा दिया, और तीसरा वाला क्या है? x प्लस 3 है, उसके लिए c लगा दिया, तो x प्लस 3, और प्लस ये चौथा क्या है? x प्लस 4 है, तो इसके लिए भी हमने एक न्यूमरेटर कांस्टेंट लगा दिया। ऊपर ये जो कांस्टेंट लगे हुए हैं इसको हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हम जिस तरह से निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। फिर और इसका जब डिवाइड बाई इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
अब ये चीज हमने आपको लिखना सिखाया कि कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरह से हो तो लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर हो तो हम डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स होते हैं सबके लिए एक एक कांस्टेंट ऊपर लिखते जाएंगे और अलग अलग लिखते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, तो ये चीज तो मैंने आपको अभी समझाया। अब आप देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी में जो तरीका दिया हुआ है वो बताऊंगा, क्योंकि आप ये एनसीईआरटी के लिए ही अपन जो है वीडियो बनाते हैं, अधिकतर ये जो बना रहे हैं, तो उसी तरीके से जितने भी चीजें होंगी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जेई के लिए या एडवांस मेन के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट भी होता है, तो उसको शॉर्टकट में हम इसको नहीं करेंगे, हालांकि थोड़ा मैं बताऊंगा आपको। देखिए, अब हमें ए और बी की अगर वैल्यू मिल जाए, है ना। अच्छा, और एक चीज बता दूं आपको पहले शुरू में, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये फ्रैक्शन आ जाता है, मान लीजिए इसका हम इंटीग्रेशन किसका करते हैं, 1/x+3 dx। तो अगर हम इसको t मानते हैं, दिखाता हूं मैं आपको, x+3 को t मान लें तो dt/dx इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो 1/t और dx की जगह क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, log t, और इसको हम मॉड में लिखेंगे, प्लस कांस्टेंट लगाते हैं, फिर अब t की वैल्यू रख दिया तो log mod x+3 हो गया। तो ये जो चीज है डायरेक्ट देखिए, अगर हम इसको चाहें तो log में लिख सकते हैं। और मैं आपको यहीं पर बता देता हूं क्योंकि कठिन नहीं होना चाहिए, 1/x+3 हो, लिनियर ही होना चाहिए ये। तो हम आप इसको सीधे भी तो कर सकते थे, 1/x+3 को हम डायरेक्ट लिख सकते थे ना, क्या, log सीधे mod x+3 है, प्लस कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब तो अभी इसे करने की जरूरत नहीं क्योंकि आना वही है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अगर कभी मान लीजिए ऐसे हो जाता है, यानी 1/, यहां पर कोई कांस्टेंट आ जाता है 3x+4 dx, देखिए है लीनियर ये, लेकिन x का अभी इसमें कोएफिशिएंट क्या था, 1 था, तो 1 था तो सीधे आ जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड करके आप ऐसे लिख सकते हैं बाहर, और फिर इसको हम लिख सकते हैं log mod 3x+4 प्लस कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर लीनियर फैक्टर जो डिनोमिनेटर में होता है, अगर उसके वेरिएबल का कोएफिशिएंट कोई नंबर आता है 1 के अलावा, तो उसको हम डिवाइड के रूप में बाहर निकाल सकते हैं और फिर हम सीधे लिख सकते हैं। तो ये चीज करने से क्या आपको ये सवाल बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब इस सवाल को देखते हैं। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखिए, थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये केवल एक तरीका है ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए। हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, अर्थात इसका इसमें मल्टीप्लाई करें एक एक टर्म में, असली में मल्टीप्लाई नहीं करना है, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो क्या होगा, हमें सीधे वैल्यू निकल आएगी। देखिए, इसका मल्टीप्लाई अगर हम इधर करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, अगर इसका मल्टीप्लाई हम ए में करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए और नीचे x+1 से x+1 कट जाएगा, x+2 आएगा, प्लस इसमें जब करोगे तो क्या आएगा, x+2 कट जाएगा, x+1 आ जाएगा, और इधर जब x+1 और x+2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो केवल इधर x बचेगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। देखिए, इसका जब एलसीएम आप लोगे x+1 x+2, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो पूरा नीचे ऊपर कट जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई जब इधर करोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x+1 कट जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x+2 कट जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो, मैं कंपेयर करके कैसे वैल्यू निकालते हैं बताते हैं। ए
एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, ऐसे हमने लिख लिया, अभी कुछ नहीं किया है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। ए एक्स प्लस बी एक्स को साथ में लिख लिया प्लस 2a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। फिर इन दोनों में ए कॉमन ले लिया, सॉरी एक्स कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी और एक्स बाहर कर दिया हमने, प्लस 2a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। इसका कोएफिशिएंट क्या है, इस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस इसका कांस्टेंट क्या है 0, कोई कांस्टेंट है ही नहीं इधर। देखिए एक्स का अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने का ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड मैं बता रहा हूं, छोटा भी अभी मैं इसको बताता हूं लेकिन आप पूरा समझें। ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स का कोएफिशिएंट a प्लस बी है और यहां पर एक्स देखो, कंपेयर करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो कंपेयर कैसे करते हैं, देखिए एक्स का कोएफिशिएंट इधर क्या है 1 है। अगर कभी भी दो फंक्शन इक्वल होते हैं तो दोनों तरफ के वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो भी इक्वल होंगे और कांस्टेंट टर्म के बराबर होगा, ठीक है। a प्लस बी एक्स, अब आप देखें एक्स की जो कोएफिशिएंट है 1 है, इधर क्या है a प्लस बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए x का कोएफिशिएंट a प्लस बी और ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट 1 है तो इसको हमने 1 के बराबर लिख दिया। और ये देखिए ये दोनों मिला के ये कांस्टेंट है, तो इधर कोई कांस्टेंट नहीं था तो हम 0 मानेंगे, तो क्या लिख देंगे 2a प्लस बी, ये लिख सकते हैं, बराबर किसके होगा, ये कांस्टेंट कुछ है नहीं तो 0 मानेंगे 0। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 10th में आपने जो पढ़ा है इक्वेशन, उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। अब आप देखिए b और b दोनों तरफ नीचे ऊपर बराबर है तो इसका साइन बदल देंगे, नहीं सब्ट्रैक्शन, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का उल्टा माइनस, ये प्लस का उल्टा यहां भी माइनस लगा देंगे, यहां प्लस का उल्टा माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये b और b कट गया, 2a में से घटा तो माइनस a इज इक्वल टू 1, देखिए 1 है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू -1। अब ये -1 की वैल्यू हम इसमें रख दें तो 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो -2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 2। अब a और b की वैल्यू अपने पास आ गई, देख लीजिए फिर से एक बार, ax प्लस 2a bx प्लस b, ax प्लस bx 2a प्लस b, a प्लस b इक्वल टू 1 और 2a प्लस b इक्वल टू 0, b से b कट गया, 2a में से a घटा तो माइनस है, ये वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू आप यहां लिख सकते हैं। अच्छा यहीं पर मैं आपको एक दूसरा मेथड बता देता हूं इसको, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप, ये सेकंड मेथड है, यहीं पर बता देते ताकि आपको फिर कोई दिक्कत ना, क्योंकि ये दो तरीके हो जाएंगे, ये तरीका थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो आप दूसरा तरीका देख लें, सेकंड मेथड। ये सेकंड मेथड देखें तो क्या लिखेंगे, देखिए ये चीज मैं इधर लिखता हूं, a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 इक्वल टू एक्स, यही था ना। a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, तो ये मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं। अब देखो यहां पर जो x प्लस 2 लिखा है, अगर हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 मान लें तो x इक्वल टू क्या आएगा -2। अब x इक्वल टू -2 हम जहां जहां x की वैल्यू, x जहां लिखा है वहां पर हम -2 लिख दें, ठीक है। x की वैल्यू -2, जहां जहां x लिखा है वहां पर हम -2 लिख दें, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, यहां तो 0 हो जाएगा,
देखिए -2 + 0 2 और प्लस b और ब्रैकेट में -2 + 1 इक्वल टू -2। तो ये तो हो गया बेटा a मल्टीप्लाई 0 प्लस b मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -2। तो -b इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू 2 आ गया। हमें ये आ गया ना। ये देखिए मैंने इसको एक एक स्टेप किया इसलिए इतना बड़ा है, ठीक है, नहीं तो ये एक लाइन में ही हो जाएगा। अब देखो, अब दूसरा फैक्टर क्या है x+1, तो x+1 इक्वल टू 0 ले लिया तो x इक्वल टू -1, फिर -1 लिख दें तो a -1 + 2 प्लस b -1 + 1 इक्वल टू -1, यानी a प्लस यहां तो 0 आ गया इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू -1। क्या लगता है ये सरल है? आपसे इससे ज्यादा ये सरल है, लेकिन ये केवल लिनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर के लिए अभी आपको समझना है, ठीक है। तो जो भी मेथड आपको लगता हो सरल है, ये वैसे सरल है, इसकी कंपैरिजन में ये सरल है, मतलब छोटा है सरल है, तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने a और b की वैल्यू निकाल ली, आपने देखा इस बात को, ये सवाल हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। अब आप a और b की वैल्यू यहां पर रख दें, देखिए यहां पर ये अब सवाल यहां करेंगे और यहां पर a और b की वैल्यू हम लिख लेते हैं पहले से, -1 और b इक्वल टू 2। ये सवाल हमने आपको बहुत लंबा करके समझाया, तो इतना बड़ा है थोड़ी, हो तो मैंने मेथड आपको बताया अलग अलग। तो ये चीज हम अब ये वाला सवाल कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या किया था बेटा, हमने x/x+1 इक्वल टू और x+2 ऐसे जब लिखा था तो हमने क्या किया था, a/x+1 प्लस b/x+2 ऐसे लिखा था ना, ठीक है ना। अब a और b की वैल्यू क्या आ गई, -1/x+1 प्लस b की जगह 2/x+2। अब आप देखिए ये जो है, ये फंक्शन जो है पार्शियल फ्रैक्शन में बदल गया, यानी x/x+1 और x+2 ये फंक्शन जो है इसमें बदल गया, यानी डिनोमिनेटर जो मल्टीप्लाई में था, फ्रैक्शन जो मल्टीप्लाई में था, वो सब अलग अलग सम के रूप में आ गए। अब आप देखिए ये चीज आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको 2/x+2 ऐसे पहले लिख लीजिए, माइनस वाला बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये चीज यहां पर रख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x/x+2 और x+1 dx, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2/x+2 dx -1/x+1 dx। ये चीज हमने डायरेक्ट यहां लिख दी वैल्यू, ठीक है। अब इसको सीधे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग, देखिए 2 बाहर कर दीजिए, चलो इसको 2 बाहर करके मैं आपको दिखाता हूं, पूरा प्रोसीजर आपको बताते हैं। ये 2 बाहर कर सकते हैं ना, 2 log इंटीग्रेशन 1/x+1 सॉरी 2 dx -1/x+1 dx, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 log mod ऑफ x+2 माइनस log mod x+1, इसको मॉड में लिखेंगे हमेशा, प्लस कांस्टेंट। अब आप देखो, आपको मालूम है लॉग के रूल कुछ मालूम होने चाहिए। देखिए मैं आपको जो यहां जरूरत है वो बता देता हूं, कभी भी log m/n यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लॉग लेना है प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो
ऊपर वाले को log m और नीचे वाले को माइनस log n लिखते हैं। लेकिन अब इसका उल्टा होगा। अब मान लीजिए कभी log m माइनस log n दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, log m तो ऐसे लिख देंगे, log m ये वाला तो ऐसे लिख देंगे, और ये वाला जो n है चूंकि माइनस में है तो इसको डिवीजन की फॉर्म में नीचे लिख देंगे। ऐसे यही तो है, log m बाई n था तो हमने क्या किया, log m माइनस log n। अगर log m माइनस log n लिखा है तो क्या करेंगे, log m बाई n लिखेंगे। और एक चीज मैं यही बता देता हूं, log कोई भी पावर दी है, m की पावर p दिया है तो ये p इधर आ जाएगा, p मल्टीप्लाई log m ये हो जाता है। ध्यान रखिए, यानी जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई के रूप में आ जाती है। जैसे मान लीजिए log 2 की पावर 3 लिखा होता तो क्या हो जाता, 3 log 2 हो जाता। तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, कभी 3 log 2 दिया हो तो क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इतना तो आना चाहिए, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिए ये 2 को हम फिर ऐसे, ये वाला देखिए यहां पर देखिए हमने क्या किया था, 3 log 2 है तो हमने क्या किया, log 2 ये वाला और ये पावर के रूप में फिर लिख सकते हैं। तो ये चीज भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log mod x प्लस 2 की पावर माइनस log mod x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। अब ये डिवाइड के रूप में इसको नीचे लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, log x प्लस 2 का स्क्वायर बाई x प्लस 1 ऐसे प्लस कांस्टेंट ऐसे लिख सकते हैं। log है ये, ठीक है, यहां पर log लिखा है, log लिखा इधर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और थोड़ा बताना है, देखिए यहां पर एक चीज और भी है। जैसे मान लीजिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, अब कोई भी नंबर अगर स्क्वायर करें तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए यहां पर मॉड हटा सकते हैं क्योंकि स्क्वायर होने पर पॉजिटिव हो जाएगा, बाई यहां पर हम लगा सकते हैं ऐसे, प्लस कांस्टेंट। अब आपका ये आंसर आ गया एक्यूरेट, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पहला सवाल और थोड़ी सी थ्योरी थी जिसकी वजह से लंबा थ्योरी हो गई और क्वेश्चन भी बड़ा हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप देखिए, तो हमें लगता है दूसरे वाले मेथड से इसका पार्शियल फ्रैक्शन करें। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन अगर आपके पास किताब नहीं है तो एक बार इसको पढ़ें और देखें। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला मालूम है, यही वाला क्वेश्चन है, बस सिंपल है। तो बेटा देखो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वेरी सिंपल है। देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर होना जरूरी है, लिनियर फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। फिर नीचे वाले स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, यानी इसको हम प्रोडक्ट के रूप में जो लिखा हुआ इसको हम सम के रूप में किसी ना किसी तरह से बदलेंगे। तो तरीका क्या होता है, लेट 1 अपान एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ए बाई, बताइए क्या लिखें, ये वाला चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला, तो एक्स प्लस 3 प्लस बी बाई एक्स माइनस 3 ऐसे लिख दिया।
देखो मेरा कहने का मतलब ये होता है, अब आप जैसे मान लीजिए इसका हमने एलसीएम लिया, मैं आपको पहले जो बताया था उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें एलसीएम लिया तो क्या आएगा बेटा, x+3 और x-3, यही एलसीएम आएगा, ठीक है ना। x+3 से इसको डिवाइड किया तो क्या बचा, x-3। x-3 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो a इंटू x-3 प्लस इसका इसमें डिवाइड किया, ये कट गया तो x+3 का b में मल्टीप्लाई होगा तो b x+3 आएगा ऐसे ही। और इधर क्या है, 1/x+3 इंटू x-3। अब आप देखो नीचे ये बराबर है तो कट गया, अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, a x-3 प्लस b x+3 इज इक्वल टू, इधर क्या है 1। ये चीज आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप देखिए हमने क्या बोला था बेटा कि इसको 0 मान लो, x-3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो यहां पर 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, a 3 प्लस b 3 प्लस 3 इक्वल टू 1, ये तो 0 हो गया, तो b इक्वल टू अब क्या लिख सकते, 3 3 6, इधर आके 1/6 हो गया। अब तो सर समझ में आने लगा होगा, ठीक है, ये तो b की वैल्यू हो गई। अब ये सेकेंड मेथड है। अब हम क्या करें, x-3 बराबर 0 ले, अभी हमने क्या लिखा था, x-3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3 लिखा था। अब x+3 इक्वल टू अगर 0 लिखें तो x इक्वल टू -3, तो हम इसमें -3 लिखेंगे दोनों तरफ। क्या लिखेंगे, -3। इसमें देखो -3 लिखा तो क्या आया बेटा, a -3 प्लस b -3 प्लस 3, सॉरी -3 प्लस 3 बराबर 1, तो ये तो हो गया -6a बराबर 1, ये तो 0 हो गया, तो a इक्वल टू -1/6, a और b की वैल्यू आ गई। तो थोड़ा समझ में आया होगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² -9 dx कैन बी रिटेन एज इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -1/6, देखिए बाई x+3 प्लस b की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/6 बाई x-3 और ये ब्रैकेट में dx। फिर देखिए अब आपका काम बन गया। अब आप इसको देखें, अब ये जो वैल्यू है -1/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -1/6 बार और 1/x+3 dx ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इधर भी 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ x-3 dx ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको सीधा मालूम है ये माइनस का है, तो आप देखिए, तो -1/6 इसका क्या होगा, log mod x+3, ठीक है, प्लस इसका क्या होगा 1/6 log mod x-3 प्लस, अगर हम इसको चाहें तो c कांस्टेंट ले सकते हैं, नहीं तो हम कांस्टेंट log भी कांस्टेंट के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं लिख के आपको दिखा देता हूं, यहां c कांस्टेंट लिख दिया, कांस्टेंट लिखना जरूरी है। अब आप देखिए इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, इसमें देखिए क्या कॉमन है, 1/6 कॉमन है, ब्रैकेट, तो देखिए ये माइनस वाला इस तरफ लिख दीजिए, प्लस वाला इधर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, log x-3 माइनस log x+3। इससे क्या होगा, हमने अदला बदली क्यों किया, क्योंकि आपको माइनस से कंफ्यूजन फिर नहीं होगा। ये माइनस का हम इधर लिख दिया है,
और प्लस का इधर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अंदर वाले क्या लिख सकते हैं, 1/6 क्या लिख सकते हैं, लॉग, देखिए ये प्लस का है तो ऐसे लिखेंगे x-3, और ये क्या है माइनस का है तो नीचे लिख देंगे x+3 का मॉड प्लस कांस्टेंट। अब आपका ये आंसर हो गया। हम चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, 1/6 लॉग मॉड x-3/x+3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस कांस्टेंट। ये आपका लीनियर फैक्टर है और ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम, अब तो आपको समझ में आने लगा होगा, देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 3x - 1 बाई x - 1 x - 2 x - 3 इक्वल टू a बाई x - 1 प्लस b बाई x - 2 प्लस c बाई x - 3। पहले तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलेंगे ना। अब आप देखिए मैंने क्या बोला था, ये समझने के लिए होता, मान लीजिए x - 1 x - 2 x - 3 का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ये पूरा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3x + 1, ये शॉर्टकट है, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें, अभी बताया था मैंने आपको। तो a में जब ये ऊपर जाएगा, ये वाला टर्म जब यहां पर होगा तो x - 1 से x - 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x - 2 और x - 3 ये इंटू a, यही तो बचेगा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा b x - 1 और x - 3, फिर प्लस c, ये वाला x - 3 जब ये इधर आएगा तो x - 3 से x - 3 कट जाएगा, तो x - 1 और x - 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास 2 2 3 3 वैल्यू हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या लिखेंगे बेटा, x - 2 बराबर 0, तो इससे क्या आएगा x = 2 वैल्यू ले लेंगे, फिर x - 1 भी है हमारे पास बराबर 0 कर देंगे, तो x = 1 भी रखेंगे, x - 3 = 0 है तो x = 3 भी रखेंगे, यानी हमारे पास क्या आ गया x = 1 2 3, ये 3 वैल्यू रख के हम इस ABC की सीधे वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो x = 1 लिख दिया, तो यहां पर देखिए अब सीधे मैं लिखूंगा, अब आपको मालूम होने चाहिए, तो यहां क्या हो जाएगा 3 × 1 + 1 इक्वल टू x = 1 लिखा, तो देखिए यहां पर क्या आएगा बेटा 1 - 2 और 1 - 3 a, प्लस यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी 0 प्लस यहां पर भी 0। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आ गया 3 + 1 = -1 और -2a, तो a = क्या आ गया 2 × 1 = 2, 4/2 = 2 आ गया। कितना सरल है, a की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, x = 2 लिख दें, तो देखिए 3 × 2 + 1 = देखिए ये 0 हो गया, अब तो आप समझ गए होंगे कि ये 0 हो गया, प्लस इसमें रखेंगे x/2 रखेंगे तो 2 - 1 और 2 - 3, प्लस इसमें भी 0 हो जाएगा, तो ये 7 = क्या हो गया b 1 और -1, तो b = -7 हो गया, ये आ गया अपना। ठीक है, अब x = 3 रख दें, x = 3 रखने पर तो देखिए 3 × 3 + 1 = देखिए ये वाला 0 हो गया बेटा, ये वाला 0 हो गया, तो 0 + 0 + c
और 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 3 9 1 10 इज इक्वल टू C 2 और 1। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया 2 5 जा 10 यानी 5 आ गया। ये आपकी 3 वैल्यू आ गई। अब यही हमें जरूरत थी, A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू, ठीक है, तो मैं इधर लिख लेता हूं A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू -7, C इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो फ्रैक्शन हुआ है इसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये थोड़ा सा सही करते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा था 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 2 प्लस c बाई x माइनस 3, यही लिखा था। देखिए यहां पर a बाई एक्स माइनस 1, b बाई एक्स माइनस 2 है, c बाई एक्स माइनस 3। अब हम इसकी पहले वैल्यू रख दें, तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, a की जगह 2 बाई एक्स माइनस 1, b की जगह -7 बाई एक्स माइनस 2, c की जगह 5 बाई एक्स प्लस माइनस 3। ये आपका हो गया, ठीक है, 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और x माइनस 3, इसका पार्शियल फ्रैक्शन और वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। देखिए ये साइन लगाया dx, तो इसमें भी साइन लगा दिया अलग अलग dx, इसमें भी साइन लगा दिया dx, इसमें भी साइन लगा दिया dx। अब तो समझ में आ गया होगा, इज इक्वल टू 2 बाहर कर दिया 1 बाई एक्स माइनस 1 dx प्लस माइनस 7 बाहर 1 बाई एक्स माइनस 2 dx प्लस 5 बाहर कर दिया 1 अपान एक्स माइनस 3 dx। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लॉग मॉड एक्स माइनस 1 माइनस 7 लॉग मॉड एक्स माइनस 2 प्लस 5 लॉग मॉड एक्स माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको इसको लिख के भी बताता हूं, प्लस सी ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ये तो आंसर आपका हो गया एक्यूरेट, इससे यहां तक कुछ नहीं है। देखिए यहां तक लिखेंगे तो सही है, आगे जो है थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो हमने यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, अभी ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। देखिए x बाई एक्स माइनस 1 इसके बराबर, देखिए ध्यान से, यहां पर हम लिखेंगे a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई एक्स माइनस 3। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, यहां x माइनस 2 कट गया, तो क्या बचेगा a x। देखो मैं एक बात बताऊं, यहां पर जो फंक्शन हुआ करे उसको छोड़ के बचा हुआ के लिख दिया करो बस। x माइनस 1 कट गया तो x माइनस 2 और x माइनस 3। अब आप देखो यहां पर क्या लिखा है x माइनस 2, तो x माइनस 2 को छोड़ दो, क्या बचेगा x माइनस 1 और x माइनस 3 बचेगा, प्लस c वाले के नीचे क्या लिखा है x माइनस 3, तो क्या होगा ब्रैकेट में x माइनस 1 और x माइनस 2, ये होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 है, अभी हमने बताया था आपको x इक्वल टू 1 लिख दो, x इक्वल टू 2 लिख दो, x इक्वल टू 3 लिख दो। कैसे,
देखो x माइनस वन इक्वल टू x माइनस टू इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू टू, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू थ्री, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू वन। ये तीन वैल्यू रखने पर यहां पर लिखेंगे x इक्वल टू वन मान ली लिखा। तो देखिए यहां पर क्या होगा वन, यहां पर क्या होगा वन माइनस टू यानी माइनस वन, वन माइनस थ्री यानी माइनस टू, और ये जीरो प्लस जीरो, सीधे नंबर आ गया। तो 2a हो गया, a इक्वल टू वन, तो a इक्वल टू 1/2 आ गया। ये आंसर है आपका a। b हमें लिखेंगे x इक्वल टू 2 लिखा, तो ये इस तरफ तो 2 आएगा, इधर ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, यानी जीरो प्लस, और b 2 माइनस वन और 2 माइनस थ्री प्लस जीरो, ये वाला भी जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा प्लस b, 2 में से 1 माइनस हुआ 1 और माइनस 1, तो 2, तो b इक्वल टू क्या हो गया -2 हो गया, ये हो गया b। ठीक है, अब हमें c निकालना है। x इक्वल टू 3 लिख दें, तो क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू a, ध्यान दीजिए ये वाला जीरो हो गया, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं थी फालतू में, सीधे सीधे जीरो लिखेंगे, जीरो प्लस ए भी जीरो हो जाएगा, और प्लस 3 माइनस वन और 3 माइनस टू, यही होगा लास्ट वाले में। देखिए 3 माइनस वन, 3 माइनस टू, सी। तो 3 इक्वल टू 1 आया इधर, ठीक है, सी 1 इंटू, इधर तो 2 आएगा, इधर 2 आएगा और इधर 1 आएगा, तो c इक्वल टू क्या हो गया 3/2। अपने पास ये वैल्यू निकल के आ गई। बस इसी में मेहनत है, बाकी तो कुछ नहीं है। अब आप देखो ए बी सी की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहां रख लेते हैं, फिर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए इक्वल टू 1/2, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू 3/2। तो अब आप सवाल देखिए, यहां पर हम कैसे लिखेंगे। नाउ x बाई x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 कैन बी रिटेन a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 2 प्लस c बाई x माइनस 3। इसको एक ही जगह 1/2 इंटू 1/x माइनस 1 लिख सकते हैं, एक ही जगह यही तो लिखा है, प्लस b की जगह -2 इंटू -2 इंटू क्या लिख सकते हैं 1/x माइनस 2। इसको मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ना हो। c की जगह 3/2 इंटू 1/x माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए x बाई x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब इसका इंटीग्रेशन ऐसे लगा सकते हैं, इसमें भी इंटीग्रेशन ऐसे सीधे लगा सकते हैं, इसमें भी सीधे लगा सकते हैं, और इसमें भी सीधे लगा सकते हैं, ये फार्मूला होता है। अब आप इसका इंटीग्रेट करें तो ये तो इंटीग्रेशन तो बहुत सरल है, 1/2 लॉग क्या आएगा मॉड x माइनस 1 -2 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस 3/2 लॉग x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बहुत सरल सवाल है। देखिए 5th क्वेश्चन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x बाई, इसका फैक्टर क्या होगा x प्लस 1 और x प्लस 2,
यही फैक्टर होगा। इसका फैक्टर करें तो, अब फैक्टर करना तो बेटा आना चाहिए। अब ये तो हो गया, अब इसको लिख सकते हैं क्या, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2। आप चाहें तो एलसीएम लेके और चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करें तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू एक्स प्लस 2 और a प्लस b की जगह x प्लस 1। अब देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2 लिखेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये और ये, तो x इक्वल टू माइनस 1। अब हमने क्या लिखा है, x इक्वल टू माइनस 1 लिखा पहले, तो यहां पर भी लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 इक्वल टू, यहां पर देखिए ये 0 हो गया और यहां पर माइनस 1 लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस 1 प्लस 2 a, ये हो गया प्लस 0, माइनस 1 प्लस 1 0, तो यहां पर a आ गया केवल और यहां माइनस 2, तो a इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। अब x इक्वल टू माइनस 2 लिखें तो यहां पर देखिए 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, इधर क्या लिखें, यहां पर 0 हो जाएगा यानी 0 प्लस यहां पर b माइनस 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू माइनस b, तो माइनस तो माइनस प्लस b इक्वल टू 4 हो गया। अब एक लाइन का सवाल है ये। अब आप देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कैन बी रिटेन एज 2x बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ऐसे, ठीक है ना। अब फिर इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2, फिर a और b की वैल्यू रख सकते हैं, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस b की जगह 4 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 2। अब देखो इसका इंटीग्रेशन ऐसे साइन लगा दिया, इसका भी इंटीग्रेशन या आप इसके बाहर लगाओगे, चाहो तो इसको ऐसे बाहर लगा दिया करो और dx, इसमें भी बाहर लगा दें dx, तो ये फिर कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, माइनस 2 1 बाई एक्स प्लस 1 dx प्लस 4 को बाहर कर दिया 1 अपान एक्स प्लस 2 dx हो गया। अब इसको सीधे लिख दो, माइनस 2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 4 लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस कांस्टेंट। अब आप इसको इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो, ताकि माइनस ना दिखे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 लॉग मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 1 plus constant. Okay, sir, I have tried my best to explain each and every concept's theory, whatever might be possible. Thank you very much. I have completed concepts theory plus 5 questions in this video. Then remaining questions will be in the next video. Thank you very much, and please, you are to requested, have to subscribe, like and share, and please, if you have any comment, your comments will always be welcome. Thank you very much again.